साल 1977 ठंड की रात में वीराना और घने कोहरे के बीच एक बूढ़ा इंसान कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था। पेड़ पर पड़ रही कुल्हाड़ी के वार से वादियां गूंज रही थीं। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ती ही जा रही थीं। वो बूढ़ा आदमी पूरी ताकत से उस बहुत बड़े और पुराने पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुल्हाड़ी के कई वार करने के बाद भी पेड़ पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं दिख रहे थे। अभी कुछ देर हुई ही थी कि तभी एक अजीब सी हंसी उस बूढ़े के कानों में गूंजती है। वो इस हंसी से पागल हो रहा था। उसने अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया, लेकिन वो हंसी अभी भी उसके कानों के पर्दों को चीर रही थी। थोड़ी देर तड़पने के बाद वो बूढ़ा पेड़ से कुछ दूर पर जाकर गिर जाता है और तभी उस वादी में एक अजीब सी महक बिखर जाती है। यह रात रानी के फूलों की महक थी। वो बूढ़ा इस महक से परिचित था, जिसके बाद वो बहुत डर जाता है और खुद से कहता है, वो आ गई, आज फिर से कोई मरेगा। और ये कहते हुए वो बेहोश हो जाता है। सुबह के समय देवगढ़ के तालाब के किनारे लोगों की भीड़ जमा थी। तभी एक रौबदार इंसान कार से उतरकर उस तालाब के किनारे जमा भीड़ की ओर आगे बढ़ जाता है। उसे देखकर लोग आदर से सर झुका रहे थे। यह इस कस्बे के जमींदार ठाकुर कमल नारायण जी थे। तालाब पर पहुंचकर ठाकुर साहब ने देखा कि एक 30 से 35 साल के आदमी की लाश पड़ी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी जंगली जानवर ने नोच नोच कर खाया हो। उसकी पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था। उसकी आंखें गायब थीं और उसका पूरा शरीर सफेद हो चुका था, मानो उसके शरीर से किसी ने पूरा खून निचोड़ लिया हो। गांव के सरपंच दीनानाथ ने ठाकुर कमल नारायण के पास जाकर कहा, ठाकुर साहब, हमारे गांव में ना जाने किसका श्राप लगा हुआ है। अगर इसी तरह से यहाँ लोगों की मौत होती रही तो एक दिन हमारा गांव वीराना हो जाएगा। ठाकुर साहब ने कहा, सरपंच जी, आप चिंता मत कीजिए, हमने चिट्ठी भेजी है। जल्द ही हमारी मदद के लिए यहाँ पुलिस आएगी। हम कल उस कातिल को जरूर पकड़ लेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि शाम ढलने के बाद कोई भी इंसान अपने घर के बाहर ना निकले। उस लाश को जलाने के बाद ठाकुर कमल नारायण वहाँ से चले जाते हैं। वो कार में बैठ किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। आज से पहले ऐसी चिंता की लकीरें उनके चेहरे में पहले कभी नहीं देखी गई थी। देवगढ़ शहर हिमालय की वादियों के बीच बसा पश्चिम बंगाल का एक पहाड़ी गांव था। यहाँ के जमींदार ठाकुर कमल नारायण थे, जिनके यहाँ लकड़ी के कारखाने और चाय बागान का बड़ा कारोबार था। उन्होंने यहाँ के लोगों को रोजगार दे रखा था। उनके फार्म में काम करने के लिए बाहर से भी लोग आते थे, लेकिन ना जाने क्यों वो किसी न किसी हादसे में मारे जाते थे। ऐसी घटनाएं पिछले कुछ सालों से बढ़ती ही जा रही थीं। सुबह का समय घने कोहरे से ढके पहाड़ों के बीच बसे देवगढ़ गांव में ठाकुर कमल नारायण की हवेली में काम करने वाले जोरावर और संतू बैठे बातें कर रहे हैं। जोरावर चिंतित होकर संतू से कहता है, यार संतू, पिछले कुछ सालों में हमारे गांव में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ रही हैं। ठाकुर साहब के फार्म में काम करने वाले लोग किसी न किसी हादसे में मारे जा रहे हैं। संतू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, तुम्हारी बात सच है, लेकिन मुझे इन घटनाओं की वजह समझ नहीं आ रही है। जोरावर ने आवाज धीमी करते हुए कहा, कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर साहब की हवेली में कोई प्रेत आत्मा है, जिसे ठाकुर साहब के पिताजी ने गांव वालों की रक्षा के लिए कैद कर रखा है। मुझे तो लगता है हो ना हो वो प्रेत आत्मा कैद से बाहर आ चुकी है और वही लोगों को मार रहा है। संतू ने डरते हुए कहा, प्रेत? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम ठाकुर साहब को बदनाम करना चाहते हो? अगर ऐसा होता तो वो प्रेत ठाकुर साहब और उनकी बेटी को भला क्यों बख्शता? और तो और उनकी हवेली में काम करने वाला आज तक कोई क्यों नहीं मरा? ये सब बकवास बातें हैं। जोरावर संतू के कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। ठाकुर साहब की हवेली के नीचे बने तहखाने में एक शैतानी ताकत कैद है। तभी ठाकुर की हवेली में काम करने वाली महिला लता वहां आती है। लता ने संतू को देखकर कहा, संतू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संतू लता को देखकर मुस्कुराता है। लता, मैं जोरावर से बातें कर रहा था। लता जोरावर को देखकर कहती है, जोरावर भाई, क्या आपने सुना? ठाकुर साहब के फार्म में एक और हादसा हो गया है।
जोरावर और संतू एक साथ कहते हैं, क्या फिर से कोई मारा गया? लता ने गंभीरता से कहा, हाँ, एक मजदूर लकड़ी के लट्ठे के साथ पता नहीं कैसे मशीन की ओर खिंचता चला गया और वो भी उस लकड़ी के साथ ही कट गया। जोरावर और संतू एक दूसरे को देखते हैं। जोरावर फुसफुसाहट भरी आवाज में कहता है, यह सब बहुत अजीब है। मैं अभी भी कहता हूँ, ये सब उसी प्रेत का किया धरा है। संतू ने कहा, पिछले 1 साल से ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। हो ना हो इन सब के पीछे किसी न किसी आदमी का हाथ है। मैं इन बातों का पता लगा कर रहूंगा। यह कहते हुए संतू वहां से चला जाता है। रात का सन्नाटा था। चांद की रोशनी से नहाया हुआ ठाकुर कमल नारायण का घर शांति और कोहरे से ढका हुआ था। ठाकुर कमल नारायण घर के बरामदे में बैठे हुए थे। ठाकुर कमल नारायण खुद से कहते हैं, आज रात मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। कितनी डरावनी है आज की रात। तभी अचानक पूरे घर में रात रानी के फूलों की महक फैलने लगती है। ठाकुर कमल नारायण हैरानी से, नहीं, आज नहीं, मैं आज किसी को नहीं मरने दूंगा। ये कहते हुए ठाकुर कमल नारायण उठते हैं और घर के अंदर जाते हैं। जैस्मीन के कमरे के बाहर ठाकुर साहब ने जोर जोर से दस्तक देनी शुरू की। बेटी जैस्मिन, दरवाजा खोलो। जैस्मिन, दरवाजा खोलो। मैं आज तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ठाकुर कमल नारायण जैस्मिन के कमरे का दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर जाते हैं, लेकिन जैस्मिन का कमरा खाली था। ठाकुर कमल नारायण ने एक बार फिर से जोर से आवाज लगाई, जैस्मिन! तभी उन्हें जैस्मिन की आवाज सुनाई देती है। पिताजी, मैं यहाँ हूँ। ठाकुर कमल नारायण आवाज की तरफ दौड़ते हैं। यह आवाज घर के बगीचे से आ रही थी। ठाकुर कमल नारायण बगीचे में दौड़कर जैस्मिन को पुकार रहे थे, जैस्मिन! जैस्मिन! लेकिन जैस्मिन वहां नहीं थी। ठाकुर कमल नारायण को कुछ अजीब सा दिखता है। वो हैरान होकर खुद से कहते हैं, ये क्या? उन्हें रात रानी का एक बहुत बड़ा फूल दिखाई देता है। वो कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? रात रानी का इतना बड़ा फूल कैसे हो सकता है? वो उस फूल की ओर आगे बढ़ते हैं। फूल के पास पहुंचकर वो देखते हैं कि उसके अंदर जैस्मीन का चेहरा दिखाई देता है। जैस्मीन मुस्कुराते हुए कहती है, पिताजी, मैं यहाँ हूँ। उसके बाद जैस्मीन का चेहरा एक भयानक और डरावने रूप में बदल जाता है। जैस्मीन की आंखें किसी अंधेरी खाई की तरह काली हो चुकी थी। उसकी नाक से खून बह रहा था। उसके मुंह से बदबूदार झाग निकल रहा था। उसके झुर्रीदार चेहरे की चमक गल कर गिर रही थी। उसकी भयानक हंसी और उसके रूप ने ठाकुर कमल नारायण को पूरी तरह से डरा दिया था। ठाकुर कमल नारायण डर के मारे चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं! कौन है तू? और मेरी बेटी को छोड़ क्यों नहीं देती? यह कहते हुए वो उसी बगीचे में बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद ठाकुर हताश होकर अपने घर के अंदर लौट आते हैं और अपने पिता की तस्वीर से बातें करते हुए कहते हैं, पिताजी, ये कौन सा श्राप है जिसने हमारे पूरे वंश को निगल लिया है? पहले आप ना जाने अचानक कहाँ चले गए, फिर मेरा छोटा भाई भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब इस शैतान ने मेरी बेटी को भी अपने वश में कर लिया है। मैं कैसे अपनी बेटी को बचाऊं? मैं क्या करूं? यह कहते हुए वो तस्वीर के सामने रोने लगते हैं। क्या है जैस्मीन की हकीकत? आखिर वो कौन सा श्राप है जो ठाकुर कमल नारायण के पूरे खानदान को नष्ट कर रहा था? क्या है रात रानी के महक की हकीकत? क्या हो रही मौतों का खुलासा हो पाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें।